Rahim. Assalamu alaikum dear aspirant. Hope so all of you are fine and doing well. My name is इशान अली. आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ डॉन न्यूज़पेपर से एडिटोरियल का एनालिसिस प्लस वोकेबलरी वर्ड पब्लिश हुए 11 मई 2024 को ओपिनियन एनालिसिस का लेक्चर थोड़ी देर में अपलोड कर दिया जाएगा। यह है जी आज का कार्टून जो डॉन न्यूज़पेपर के अंदर दिया गया था, जो शो कर रहा है कि इंडिया के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं जिसका रिज़ल्ट 4 जून को आ जाएगा और काफ़ी इलाकों में अब इलेक्शन स्टार्ट भी हो गए हैं। मोदी सरकार इंडिया मकबूजा जो कश्मीर है वहाँ से इलेक्शन करवाने के लिए पीछे हट रही है, क्योंकि एक तो जो मोदी की आइडियालॉजी है मुस्लिम के अगेंस्ट, दूसरे नंबर पे 2019 में जो उसने मकबूजा कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसको ख़त्म करने की कोशिश की। इसलिए मोदी को लगता है कि वो उसकी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी वो इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर से जीत नहीं पाएगी, इसलिए वो वहाँ पे इलेक्शन को स्किप करना चाहता है। ये आज का कार्टून इंडिया के अंदर इलेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारा जो पर्पस होता है डैट इज़ अप्लाई द फार्मूला BRU। हमने बिल्ड करना है, रिटेन करना है और यूज़ करना है डाटा को, इंफॉर्मेशन को और नॉलेज को जो हम डॉन न्यूज़पेपर से लेते हैं। साथ साथ वोकैबुलरी वर्ड बिल्ड करने हैं। जितने भी हमारे कंपलसरी सब्जेक्ट हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, उनका पेपर हल करने के लिए और साथ साथ हमने क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी है। ये है जी आज के एडिटोरियल और ओपिनियन। पहले मैं एडिटोरियल डिस्कस करूँगा, ओपिनियन का एनालिसिस बाद में अपलोड कर दिया जाएगा। पहला जी एडिटोरियल है टैक्सिंग पेंशन। ठीक है कि वो लोग जिनकी पेंशन एक साल के अंदर 12 लाख बनती है, IMF ने प्रपोज़ल दिया है कि उनको भी टैक्स नेटवर्क के अंदर लाया जाए। ठीक है, तो साथ साथ राइटर कहता है कि अगर गवर्नमेंट पेंशनर पे टैक्स लगाना चाहती है ना, तो उसको कोई भी पाकिस्तान के अंदर जो लोग जिन पे टैक्स फ़र्ज है जो नहीं देते उनको भी टैक्स नेटवर्क के अंदर लाया जाए। अगर आप सिर्फ सैलरी पर्सन से टैक्स लोगे ना तो फिर ये क्या है जी, ना इंसाफ़ी है। तो IMF ने ये प्रपोज़ल भेजा है शहबाज शरीफ की एडमिनिस्ट्रेशन को कि वो टैक्स नेटवर्क को बढ़ाए और जिनकी आमदन 12 लाख से ज़्यादा है, चाहे वो पेंशन लेते हैं, उनसे भी टैक्स लिया जाए। अब IMF की एग्जांपल समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि जिस तरह एक विलेज के अंदर एक चौधरी है। ठीक है, चौधरी से विलेज का एक जो बंदा है ना, ठीक है, वो क्या लेता है, फ़र्ज़ करें ये एक बंदा है, वो चौधरी से पैसे लेता है और गांव के अंदर एक शॉप ओपन कर लेता है। अब क्या करता है जी, ये जो बंदा है शॉप ओपन करता है, डेली मंथली जो इसकी इनकम आती है उससे अपने घर का ख़र्चा चलाता है और बाकी चौधरी साहब से जो उसने पैसे लिए थे ना उसको उतारने के लिए मंथली वो क्या करता है, किस्तें कर लेता है। अगर ये दुकानदार अपनी दुकान बंद करे तो चौधरी आता है और दुकानदार को कहता है कि यार तुमने मेरे पैसे नहीं देने, दुकान क्यों बंद की है, दुकान खोलो, दुकान चलाओ, इससे जो पैसे आएंगे, ठीक है, अपने घर का ख़र्चा भी चलाओ और मुझे भी पैसे दो। IMF भी ऐसे ही करती है। IMF भी क्या करती है, अगर वो किसी मुल्क को कर्ज़ा देती है ना, बदले में वो कहती है रिफॉर्म्स भी लेके आओ अपने टैक्स नेटवर्क के अंदर, सो डैट आप हमारी जो सालाना किस्त है कर्ज़े की वो दे सके। इसलिए जी जो भी मुल्क IMF से कर्ज़ा लेता है ना तो उसको IMF की जो रिफॉर्म्स है ना वो मानना पड़ती हैं। ठीक है, अब IMF डिमांड कर रही है कि शहबाज शरीफ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सिविल और मिलिट्री पर्सन जिनकी पेंशन 12 लाख से ज़्यादा है उनसे टैक्स ले और अपने बजट के अंदर जितनी भी पेंशन स्कीम होती है उन पे जो टैक्स है उसकी एग्जेम्पशन ना दी जाए, सो डैट ये क्या कर सकें, टैक्स नेटवर्क को बढ़ा सकें और सालाना बेस पे 22 से 25 बिलियन रुपीस जो हैं वो इससे जनरेट कर सकें। उसके अलावा जी राइटर कहता है कि इसकी वजह से जो सिटीज़न जो पेंशनर हैं उन पे बर्डन आएगा, क्योंकि ख़ास तौर पे वो लोग जिनके रिसोर्स बहुत लिमिटेड हैं और जिनका सारा सहारा ही पेंशन है, उन पे जुल्म है कि उन पे को टैक्स जो है उनसे टैक्स लिया जाए। और साथ साथ जो है राइटर कहता है कि FBR जो टैक्स सैलरी पर्सन से लेती है, इससे सैलरी पर्सन जो है वो पीछे जाते हैं। टैक्स नेटवर्क के अंदर जितने भी रिटेलर हैं और जो बिज़नेसमैन हैं उनको लाना चाहिए, ये कहना है राइटर का।
और जब तक आप टैक्स नेटवर्क का निज़ाम फेयर नहीं ना करेंगे तो पाकिस्तान के अंदर बेहतरी नहीं आएगी। IMF का जो प्रपोज़ल है वो ये है कि टैक्सेशन के निज़ाम के अंदर फेयरनेस लाई जाए और जितने भी इनकम रिसोर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, जो भी इनका इनकम सोर्स है, चाहे वो रिटेलर है, छोटे बिजनेसमैन हैं, सरकारी मुलाजम हैं या फिर प्राइवेट कंपनी के अंदर मुलाजम हैं जिनकी 12 लाख सैलरी है, 12 लाख जिनकी इनकम है सालाना, उनसे क्या लिया जाए, टैक्स लिया जाए। ठीक है। राइटर कहता है पाकिस्तान के अंदर जो टैक्सेशन का स्ट्रक्चर है ना, इसमें हमें इक्वलिटी नज़र नहीं आती, फेयरनेस नज़र नहीं आती। ठीक है। तो हमें जितनी भी एग्जेम्पशन दी जाती है जजेस को, जिनकी सैलरी ज़्यादा है वो नहीं देते टैक्स, और जो मिलिट्री पर्सन टैक्स नहीं देते उनको भी हमें टैक्सेशन निज़ाम के अंदर लाना पड़ेगा, सो डैट टैक्स नेट, जब तक टैक्स हमारे पास नहीं होगा हम पाकिस्तान के अंदर बेहतरी नहीं ला सकते। ठीक है। उसके अलावा ये जो प्रपोज़ल आया है IMF की तरफ से कि 12 लाख जो पेंशन है उस पर टैक्स लगाया जाए, इसकी वजह से डिस्टॉर्शन पैदा हो रही है, डेविएशन पैदा हो रही है, डिस्टर्बेंस पैदा हो रही है। क्योंकि जी राइटर कहता है कि ये जो पैसे हैं ना इतने ज़्यादा नहीं है सालाना तौर पे, आपको ये जो थ्रेशोल्ड आपने सेट किया है ना कि मिनिमम अमाउंट जिनके पास 12 लाख है उन पर टैक्स लगाया जा रहा है, आप थोड़ी मेहरबानी करें आप डबल कर दें, मतलब जिनकी सालाना इनकम 24 लाख है ना उस पर टैक्स लगाएं, सो डैट इससे जो डिस्टॉर्शंस है ना वो पैदा ना हो। कहता है कि पहले भी नेटवर्क जो है टैक्स का उसको बेहतर करने के लिए हमने बहुत सी रिफॉर्म्स लाई हैं, लेकिन जो हमारी ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट की रेशो है ना उसके लिहाज से हम जो टैक्स है ना वो इकट्ठा नहीं कर सके। इसकी मेन वजह ब्यूरोक्रेटिक डिस्टॉर्शन है, ब्यूरोक्रेसी में जो पाकिस्तान के अंदर करप्शन है, इसकी मेन वजह ये है। और जो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है और ये स्पेशल पर्सन होते हैं जो कि टैक्स इम्पोज करते हैं और ये बिज़नेस और इन्वेस्टमेंट के अंदर काफ़ी इनका रोल होता है। ये क्या करते हैं जी, जो स्पेशल सर्कल के लोग हैं ना उनको फेवर करते हैं, जिसकी वजह से पूरा टैक्स जो है वो FBR को नहीं मिलता। तो राइटर कहता है कि हमें जितनी भी डिस्टॉर्शन देखने को मिलती हैं जो हमारे टैक्सेशन निज़ाम को ख़राब करती हैं उनको दूर करने की ज़रूरत है, और हमें इतना टैक्स जो है जो कि हमारे GDP रेशो के मुताबिक बनता है उतना तो एटलीस्ट इकट्ठा करना चाहिए। उसके अलावा जी द पावर टू लीवी टैक्स, मतलब जो टैक्स लगाने की जो ताकत है ना वो किन के पास होती है, SROs के पास होती है। ये स्पेशल पाकिस्तान के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट हैं उसके अंदर ये अथॉरिटेटिव पर्सन होते हैं, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, तो इनको से ये पावर ले लेनी चाहिए राइटर कहता है। और जो पाकिस्तान के अंदर जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना उसको भी स्ट्रॉन्ग किया जाए, और फेडरल बोर्ड के अंदर ये जो कल्चर चला हुआ है अनफेयरनेस का इसको भी ख़त्म किया जाए। ठीक है। ये है जी पहला एडिटोरियल। दूसरा जो एडिटोरियल है डैट इज़ ऑरवेलियन स्लाइड। ऑरवेलियन जो है इसका मतलब होता है कि ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जिसमें जी शहरियों की हर एक्ट को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती हो। तो पाकिस्तान के अंदर जो है हमें मुश्किलात फेस करना पड़ रही हैं, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए। सोशल मीडिया के अंदर स्टेट को और स्टेट के इदारों को क्रिटिसाइज़ किया जाता है। इस मसले को एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ने 2 नई अथॉरिटीज़ जो हैं ये इंट्रोड्यूस करवाई हैं। एक है जी नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, दूसरी है डिजिटल राइट प्रोटेक्शन अथॉरिटी। अब ये दोनों क्या करेंगे, सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए काम करेंगे। पाकिस्तान के बारे में एक रिपोर्ट भी पब्लिश हुई है, ठीक है, कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल क्राइसिस है ना इससे क्या हो रहा है जी, सोशल मीडिया के अंदर डिफरेंट डिवीजन देखने को मिलती है। जो पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हुए हैं जिसमें धांधली का इल्ज़ाम लगाया जाता है, और जो इस्टेब्लिशमेंट और PTI की डिवीजन है इसकी वजह से डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जाती है सोशल मीडिया पे। और ये एक रिपोर्ट भी है कि 40% डिजिटल मीडिया पे अटैक हुए हैं साउथ एशिया में, उसमें 41% जो लोग हैं वो पाकिस्तान से इन्वॉल्व हैं। ठीक है। तो इन मसले को हल करने के लिए ये कमेटियाँ बनाई जा रही हैं। पाकिस्तान के अंदर जो ये ब्लैक साइबर क्राइम का कल्चर है, और आपको पता है कि जितनी भी हमारे अकाउंट हैं वो भी डिजिटल हो गए हैं, तो इससे बचने के लिए क्या किया जा रहा है, इनको रेगुलेट करने के लिए पाकिस्तान के अंदर इदारे बनाए जा रहे हैं। इनफेक्टिवनेस ऑफ लेजिस्लेटिव मेजर, राइटर कहता है कि पहले भी हमने काफ़ी कोशिशें की हैं सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए, लेकिन ये क्या रहा है, इनफेक्टिव रहा है।
ख़ास तौर पे जितने भी ये ऑपरेटर होते हैं सोशल मीडिया के, ये कोऑपरेट नहीं करते। और उसके अलावा क्योंकि सोशल मीडिया जो है इसके ऊपर जो हमारी कानून साजी हुई है वो भी थोड़ी है, तो इस अमल पे हमें सोचने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया के जो यूज़र है ना वो बड़े बहादुर हो गए हैं। ख़ास तौर पे सोशल मीडिया के ऊपर आपको देखने को मिलता है काफ़ी लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं स्टेट को और स्टेट के इदारे को। इनको जी ताकत मिल रही है सोशल मीडिया की वजह से। एक तो ये है कि सोशल मीडिया के ऊपर ये अपना नाम ज़ाहिर नहीं करते। ये जो एनोनिमिटी है, मतलब एनोनिमिटी का मतलब होता है कि बगैर नाम की पोस्ट कर दी जाती है, जिसकी वजह से डिसइंफॉर्मेशन फैलती जा रही है। इसको देखते हुए डिजिटल राइट प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाई जा रही है। कहा जाता है इसका मकसद ये होगा जितने भी सोशल मीडिया यूज़र्स हैं उनको प्रोटेक्शन दी जाए और उनका जो बेसिक राइट्स हैं, ख़ास तौर पे उनकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको प्रोटेक्ट किया जाए। और कुछ लोग कह रहे हैं गवर्नमेंट ने ये इदारा इसलिए बनाया है सो डैट वो अपने ऊपर होने वाला जो क्रिटिसिज्म है उसको कंट्रोल कर सके। उसके अलावा जी ये जो कंसर्न है ये बढ़ते जा रहे हैं, ख़ास तौर पे गवर्नमेंट की इंटेंशन को देखते हुए कि गवर्नमेंट जो है वो जो फ्रीडम है लोगों की उसको कंटेन करना चाहते हैं और अपने ख़िलाफ़ होने वाली जो बातें हैं उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। और मिलिट्री जो है उसने भी एक्सप्रेस किया है कि अब सोशल मीडिया पे डिजिटल टेररिज्म फैलती जा रही है और सोशल मीडिया के अंदर जितने भी सिटीज़न हैं उनको आर्म्ड फोर्सेस के अगेंस्ट किया जाता है। इसलिए हमें क्या है जी, जितने भी डिजिटल फ्रीडम है उसको कंटेन करने की ज़रूरत है। इससे तो एक तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को थ्रेट होगा, दूसरे नंबर पे ये बेहतर भी है क्योंकि काफ़ी जो नॉन स्टेट एक्टर हैं वो भी इसका फ़ायदा उठाते हैं। ये जो रैपिड इंट्रोडक्शन आपको देखने को मिल रही है कि सोशल मीडिया को रेगुलेट किया जाए, राइटर कहता है इससे जी जो पाकिस्तान के सिटीज़न सोशल मीडिया पे डिजिटल फ्रीडम इंजॉय करते हैं उसको लिमिट किया जाएगा। सो ये है जी दूसरा एडिटोरियल। तीसरा जी एडिटोरियल है डैट इज़ टेरर अगेंस्ट गर्ल्स। ठीक है, तो ये भी पाकिस्तान के अंदर जो सिक्योरिटी चैलेंज है उसके बारे में है। ख़ास तौर पे वो बात करेंगे कि जो मिलिटेंट है ना उसने KPK के अंदर जो एक डिस्ट्रिक्ट है नॉर्थ वज़ीरिस्तान, उसकी तहसील है शिवा तहसील, वहाँ पे एक प्राइवेट गर्ल्स का स्कूल है उसको थ्रेट किया है कि आपने अगर जो बड़ी लड़कियां हैं उनको स्कूल ना भेजो, उनको घर में रखो, अगर वो इधर आई तो हम इनके टुकड़े टुकड़े कर देंगे, इस स्कूल को तबाह कर देंगे। तो राइटर कहता है कि अभी अभी जो 8 मई को प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जो पाकिस्तान के अंदर 4 साल एजुकेशन एमरजेंसी लगाई है जिसमें जो जेंडर गैप है, ख़ास तौर पे गर्ल्स को जिनको बेसिक ह्यूमन राइट है जो उनका एजुकेशन उससे दूर रखा जाएगा, उसके लिए काम किया जाएगा। लेकिन ये जो आपको आवाज़ें देखने को मिल रही है KPK के अंदर, इनको दूर करने की ज़रूरत है। उसके अलावा जी तो ये आपने देखा कहता है कि गर्ल्स स्कूल ब्लोन अप इन नॉर्थ वज़ीरिस्तान। नॉर्थ वज़ीरिस्तान के अंदर ये जो गर्ल्स का स्कूल है प्राइवेट, इसको तोड़ दिया गया, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। ठीक है, और कहता है कि पास्ट के अंदर भी हमें इस तरह के केसेस देखने को मिले हैं। ठीक है, तो ये कहता है हिस्ट्री अगर आप देखी जाए KPK के अंदर पहले भी इस तरह के इंसिडेंट हुए हैं। गर्ल्स के जो स्कूल हैं, ये मीर अली एक टाउन है KPK का, वहाँ पे उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया 2021 के अंदर। उसके अलावा KPK जो कि पहले वहाँ पे एक्सप्लोजन भी बम से के ज़रिए भी गर्ल्स के स्कूल जो हैं वो तबाह होते रहे हैं। फार्मर जो फाटा है वहाँ पे भी स्कूलों को तबाह कर दिया गया। तो कहता है कि ये काम जो थे जो हमने मिलिटेंट के अगेंस्ट ज़रबे अज़ब के नाम से 2014 में ऑपरेशन किया था ना, उससे पहले देखने को मिले थे। जो अभी इंसिडेंट हुआ है इसको देखते हुए पाकिस्तान को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए और मिलिटेंट जो ग्रुप हैं, ख़ास तौर पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो फ़ीमेल के वो एवेन्यू जहाँ पे फ़ीमेल को एम्पावर किया जाता है उनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रही हैं, जो शो कर रहा है कि उनकी जो टेंडेंसी है वो रिग्रेसिव है और वो क्या चाहते हैं, गर्ल्स को एजुकेट करना नहीं चाहते, वो इनको अपने के कल्चर के अगेंस्ट समझते हैं। तो हमें जी क्या करना चाहिए, इस सिचुएशन को एक चैलेंज समझ के इससे निमटना चाहिए। पाकिस्तान कहता है कि पाकिस्तानी स्टेट जो है उसके अंदर ये जो अफ़गानिस्तान के अंदर ये जो टेररिस्ट हैं जो प्रेशराइज़ करते हैं, इसको रोकने के लिए काम करने चाहिए। जो एंटी वूमेन पुलिसेस हैं इनको ख़त्म करवाना चाहिए और जितने भी ये मिलिटेंट ग्रुप ये जो मोबिलाइज हो रहे हैं और ये जो
पनाह गुज़ीर हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, इनको जी इमोबिलाइज़ करना चाहिए और इसमें अफ़गानिस्तानी गवर्नमेंट को हमारी मदद करनी चाहिए। ये जो कंसर्न है ना, इसमें हमें रीजनल कोऑपरेट करने की ज़रूरत है। दोनों मुल्क जो हैं आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें और इस तरह के जो फैक्टर जो पीस को डिस्टर्ब करते हैं उनको ख़त्म करें, ठीक है। ट्राइबल जो बेल्ट है वहाँ पे हमें अपनी जो सिक्योरिटी पॉलिसी है उसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है, वहाँ पे ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। जितने भी वहाँ पे काउंटर टेररिज्म यूनिट्स हैं उनको ख़त्म करने की ज़रूरत है, सो डैट वहाँ पे क्या किया जाए, जितनी भी गर्ल्स हैं उनको एजुकेट किया जाए और वहाँ पे जो ये माइंड सेट बन गया है उसको चेंज किया जाए। और इसके लिए हमें बहुत सी बैटल काफ़ी कोशिशें करने की ज़रूरत है। वाइल सिक्योरिटी मेजर्स आर क्रूशियल, कम्बाटिंग द माइंड सेट बिहाइंड टेररिज्म इज इक्वली चैलेंज एंड रिक्वायर सस्टेन्ड एफर्ट। और ये जो एक्सट्रीमिस्ट माइंड सेट है, कहता है इसको चेंज करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी, बैटल भी करनी पड़ेगी और सस्टेनेबल बेसिस पे एफर्ट करनी पड़ेगी, तब जाके वहाँ के लोगों का माइंड सेट चेंज हो सकता है, ठीक है। उसके बाद है जी वोकेबलरी। पहले मैं ईडियम डिस्कस करूँगा। 2 ईडियम हैं। पहला ईडियम है फेयर एंड स्क्वेयर। फेयर एंड स्क्वेयर का मतलब होता है इन अ जस्ट एंड ऑनेस्ट मैनर। द कंपटीशन वाज टफ, कहता है कि कंपटीशन बड़ा मुश्किल था, बट ही वन फेयर एंड स्क्वेयर विदाउट एनी चीटिंग और अनफेयर एडवांटेज। लेकिन वो बड़े ऑनेस्ट तरीके से उसने काम किया और उसने वो कंपटीशन जीत लिया। अ फिश आउट ऑफ वाटर, इसका मतलब होता है कि जब आप शुरू के अंदर कोई काम करते हैं, किसी नए शहर में जाते हैं, तो आप अनकंफर्ट फील करते हैं क्योंकि आपको मालूम नहीं होता कि मैंने किस तरफ जाना है। तो अगर आप बेचैन फील करते हैं, अनकंफर्टेबल फील करते हैं ना, उसे कहते हैं अ फिश आउट ऑफ वाटर। तो आफ्टर मूविंग टू द सिटी फ्राम अ स्मॉल विलेज ही फेल्ट लाइक फिश आउट ऑफ वाटर। तो ये आपने 2 इडियम कर लेने हैं। उसके बाद है जी पेरा वर्ड। एबल का मतलब होता है जी कैपेबल, ठीक है। शी इज़ एबल टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। कैपेबल होता है जी कम्पिटेंट स्किल्ड। ही इज़ कैपेबल लीडर हु कैन हैंडल कम्प्लेक्स सिचुएशन। तो कैपेबल का मतलब होता है जी स्किल्ड होना और एबल का मतलब होता है कैपेबल होना। तो ये पेरा वर्ड है पहला। दूसरा है जी एक्सीड। एक्सीड का मतलब होता है जी मान लेना। द गवर्नमेंट एक्सीडेड टू द डिमांड, ठीक है। और कंसीड होता है तस्लीम कर देना। डिस्पाइट द इनिशियल रिलक्टेंस ही एडिड टू कंसीड डिफीट। उसके बाद है एक्सीड का मतलब होता है ज़्यादा होना। द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इज़ लाइकली टू एक्सीड, ठीक है। तो ये है जी पेरा वर्ड्स। उसके बाद जी डॉन एडिटोरियल और जो ओपिनियन से हमने वोकेबलरी वर्ड्स लिए हैं। पहला है इनएक्विटेबल, इसका मतलब होता है गैर इंसाफ़ी, अनफेयर, अनजस्ट। इसका एंटोनिम है फेयर एंड इक्विटेबल। डिस्टॉर्शन का मतलब होता है अ चेंज डैट मेक समथिंग अनक्लियर और फॉल्स। तो इसका एंटोनिम है जी एक्यूरेसी, क्लैरिटी। उसके बाद हमारे पास है स्ट्राइडेंट। स्ट्राइडेंट्स होता है कड़वा, हार्श, ठीक है। इसका एंटोनिम है सॉफ्ट, जेंटल। एप्रीहेंशन होता है जी एनग्जाइटी या फियर कि समथिंग बैड विल हैपन। इसका जो एंटोनिम है डेट इज़ कॉन्फिडेंस, अश्योरेंस। उसके बाद है ऑगर। ऑगर होता है राक्षस, मॉन्स्टर। इसका एंटोनिम है जी एंजल, सेंट, बेनोवलेंट। प्रोपेंसिटीज़, इसका मतलब होता है रुझान, इनक्लाइनेशन, टेंडेंसी। इसका एंटोनिम है जी रिलक्टेंस, अवरियन। उसके बाद है अर्स्टवाइल। अर्स्टवाइल का मतलब होता है फार्मर, प्रीवियस। इसका एंटोनिम है करंट, प्रेजेंट। फाइननेस होता है महारत, स्किल, एक्सपर्टीज़। इसका एंटोनिम है जी इनएप्टीट्यूड, कलमसीनेस। उसके बाद है जी इंक्लूसिविटी होता है सबको शामिल करना। इसका एंटोनिम है एक्सक्लूसिविटी, डिस्क्रिमिनेशन। ट्रांसपेरेंसी होता है जी ओपननेस, क्लैरिटी। इसका एंटोनिम है स्क्रेसी, ओपेसिटी, ठीक है। उसके बाद है अपॉर्चुनिस्टिक। इसका मतलब होता है मौका परस्त, जो आपको एक्सप्लॉयट करे, ठीक है। एंटोनिम इसका एथिकल, प्रिंसिपल। इंटीग्रेशन होता है जी किसी को आप कंबाइन कर लें, अपने साथ मिला लें। अमलगमेशन, इनकॉर्पोरेशन। इसका एंटोनिम है सेग्रीगेशन, सेपरेशन। उसके बाद है अनकॉन्स्टिट्यूशनल होता है जी इलीगल, इनवैलिड, अनलॉफुल। इसका एंटोनिम है कॉन्स्टिट्यूशनल। कोहेरेंट होता है जी मुतफिका, कोहेसिव, यूनिफाइड। इसका एंटोनिम है इनकोहेरेंट, इनकन्सिस्टेंट। तो ये है जी आज के एडिटोरियल और वोकेबलरी। दूसरे लेक्चर में मैं ओपिनियन एनालिसिस अपलोड करूँगा। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।